तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मा कोर स्टडीज। तो आज हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स फॉर योर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसमें पढ़ेंगे ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, एडीएमई प्रोसेस, डोज रिस्पांस कर्व, कंसेप्ट एंड हाईली एग्जाम नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इसमें हम फार्माकोलॉजी बेसिक्स, पीडी मतलब फार्माकोडायनेमिक्स और पीके मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में डिफरेंस क्या होता है और एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है। देन सेक्शन 2 हमारा है फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें मेन हमारा रिसेप्टर्स एंड ड्रग एक्शन, डोज रिस्पांस कर्व विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पोटेंसी, एफिकेसी, थेरेप्यूटिक इंडेक्स एंड रिसेप्टर एडाप्टेशन. Now section 3 is for pharmacokinetics, which covers ADME process, bioavailability, volume of distribution, metabolism, CYP, CYP450, which is the enzyme which is responsible for metabolism, and last clearance and half-life. Now, now the section 4 is for exam preparation, in which high yield one-liner, confused topics, and sensitive practice and revision summary present होगी. Now, first of all, introduction of pharmacology. What is pharmacology? So pharmacology is the science of drugs, their origin, properties, interaction with the living system. मतलब pharmacology एक ऐसी साइंस है ड्रग्स की जिसमें हम उसके ओरिजिन को, उसके प्रॉपर्टीज को और उसके इंटरेक्शन को लिविंग सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी जो होती है बेसिकली टू ब्रांचेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक्स एंड सेकंड इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? तो फार्माकोडायनेमिक्स इज द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। नाउ द फार्माकोकाइनेटिक इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अब यहाँ पे ड्रग डज टू द बॉडी था, फार्माकोकाइनेटिक इज रिवर्स, विच इज व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। नाउ रिलेटेड डिसिप्लिन, फार्माकोग्नोसी, नेचुरल ड्रग सोर्स, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बताता है, टॉक्सिकोलॉजी में हम एडवर्स पॉइजनस इफेक्ट, और फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम क्लिनिकल यूज पढ़ते हैं। फॉर योर ड्रग पेपर एग्जाम, साउंड पीडी एंड पीके नॉलेज अंडरपिन्स ड्रग क्वालिटी असेसमेंट। मतलब ये जो फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसका नॉलेज जो होता है वो बेसिकली ड्रग क्वालिटी को असेसमेंट, लेबलिंग रिव्यू, एडवर्स इवेंट इवेल्युएशन और लाइसेंसिंग डिसीजन में काम आता है। तो मेमोरी को, ये मेमोरी ट्रिक जो है पीडी के याद करने के लिए, ड्रग डोज मतलब एक्शन ऑन बॉडी, पीके मतलब काइनेटिक ऑफ ड्रग मूवमेंट थ्रू द बॉडी, विच इज एडीएमई। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द ड्रग. What is pharmacodynamic pharmacokinetic? It is the two branches of pharmacology. Pharmacodynamics is what drug does to the body. Pharmacokinetic is what body does to the drug. Now, definitions. Definitions of pharmacodynamics. फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन में क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, मतलब ड्रग को अगर हम लेंगे तो वो इफेक्ट क्या होगा बॉडी में, वो होती है फार्माकोडायनामिक्स। और जब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग, मतलब बॉडी का जो इफेक्ट है वो ड्रग में कैसा, ड्रग के ऊपर कैसा होगा। अब फोकस क्या करना है, व्हाट इज द फोकस पॉइंट ऑफ द फार्माकोडायनामिक्स? तो फार्माकोडायनामिक्स में फोकस करना मैकेनिज्म सेक्शन में और रिसेप्टर्स में है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स इन विच ड्रग इज बाइंड फॉर गिविंग द एक्शन। मतलब एक रिसेप्टर एक बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसी बॉडी होती है प्रोटीन की जो हमें बॉडी में प्रेजेंट होती है और जिससे लॉक होके ड्रग जो होती है अपना एक्शन शो करती है। तो ये जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं ये बेसिकली फार्माकोडायनामिक्स में ही आता है ना। फार्माकोकाइनेटिक्स में फोकस पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब फार्माकोकाइनेटिक में हम जो फोकस पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम एब्जॉर्प्शन, मतलब जब ड्रग लेंगे तो वो कैसी ऑब्जर्व होगी, ऑब्जर्व होने के बाद उसको कौन सा ड्रग, कैसा ड्रग एक्शन देगी, कहाँ पे ऑब्जर्व होगी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है देन वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइज होती है और देन एक्सक्रीट होकर बाहर आ जाती है। तो ये सारा जो मैकेनिज्म है ये फार्माकोकाइनेटिक का वो फोकस पॉइंट होता है। अब की कंसेप्ट, जो की कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है वो है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। अब बेसिकली जो ड्रग्स होती हैं वो रिसेप्टर के अकॉर्डिंग होती है। अब अगर रिसेप्टर में जाके बाइंड होके वो शो एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे तो वो होती है एगोनिस्ट, और अगर वो किसी रिसेप्टर बाइंड होके एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है, मतलब उसका इरिवर्सिबल एक्शन शो कर रही है, तो वो हम उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। अब समझ लो कि कोई भी ड्रग जो होती है, अगर उसको कोई भी अगर ड्रग को अगर रिवर्सिबल एक्शन शो करना है तो हम उसको एंटागोनिस्ट जो होगी
वो ड्रग, उस कैटेगरी की ड्रग को हम देंगे, तो वो उस कैटेगरी की ड्रग को हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व बेसिकली वो कर्व होता है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो किस लेवल पे है। मतलब एक ऐसा लेवल भी होता है बॉडी में जिसमें हम टॉक्सिक लेवल भी बोलते हैं। अब थेरेप्यूटिक लेवल और टॉक्सिक लेवल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे डोज रिस्पॉन्स कर्व में। अब फार्माकोकाइनेटिक में जो हमारा की पॉइंट्स है वो है bioavailability, which is very important for the drug. If the drug is not bioavailable, then it is very dangerous for the body and it causes toxic effects. So bioavailability जो होता है वो very important होता है. Then half life is also important because the drug when goes to the body, it shows half life, which is the degradation or how much time it takes to give the action is called as half life. Then clearance. अब कोई भी ड्रग अगर बॉडी में जाएगी तो उसका क्लियरेंस भी हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज द क्लियरेंस इज शोज द हाउ ड्रग इजिली क्लियर फ्रॉम द बॉडी और नॉट। नाउ आंसर, हाउ डज ड्रग वर्क, मतलब इसमें जो ड्रग होती है वो कैसे वर्क करती है, इसमें इफेक्ट शो करेंगे हम ड्रग पे, लेकिन वो कैसे वर्क करती है वो फार्माकोडायनामिक्स बताता है। अब जब बॉडी में ड्रग गई तो उसके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंस टू द ड्रग इन द बॉडी इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब क्लिनिकल यूज क्या है, क्लिनिकल यूज क्या है फार्माकोडायनामिक्स का, बेसिकली it is used to deciding the drug efficacy and dose. If the drug is not efficacy, if the drug is not efficient for for treating the for treating the patient, then how will we give them into the patient. So the efficacy and the dose which is required for the treatment is also important. So pharmacodynamics से efficacy जो होती है और डोज जो होता है वो डिटरमाइन करने के लिए फार्माकोडायनामिक्स इज इम्पोर्टेंट। नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द डोजिंग इंटरवल एंड रूट, मतलब कौन कितने इंटरवल में हमें डोज कितने इंटरवल में ड्रग को देना है और किस रूट से देना है, बिकॉज द रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रग। If the route is not identified which is accurate for the body, then it shows the adverse event and adverse effects. So PYQ के लिए जो है वो BD ED50 KM PDK ये जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। अब नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, PD and PK, which is pharmacodynamic pharmacokinetic, form the scientific foundation of pharmacology। मतलब इसको अगर हमने स्टडी नहीं किया तो फार्माकोलॉजी जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको स्टडी करना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंस्पेक्टर एग्जाम बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। नाउ सेकंड इज डायरेक्ट रिलेवेंस टू द कोर ड्रग इंस्पेक्टर ड्यूटी, मतलब if the drug inspector is not knowing about the pharmacodynamics pharmacokinetics accurately, then how will he perform his activities and duties such as assessing the bioequivalence, drug interaction, adverse drug reactions, and rational dosing. Now, third is frequently tested areas. If the dose response curve is not identified, or if the drug factor is not known about the drug response curve, then how we identify the drug response of the drug and how identify the drug is efficient or not. Therapeutic index is also important for this. Bioavailability, first pass metabolism is also categorized, which is also important for identifying the drug efficiency and efficacy. Now न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में हम वीडी क्लियरेंस हाफ लाइफ लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज ये जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, तो हाई स्कोरिंग जो होती है वो नहीं होती है। नाउ स्ट्रॉन्ग पीडीपी के बेस जो होता है वो हेल्थ रिलेटेड पेपर, मतलब हम फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी इसका जो कंसेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ हमें प्रायोरिटाइज क्या करना है, डोज रिस्पॉन्स कर्व, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, C/P450 क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है, ये सब जो होता है एक फाउंडेशन होता है किसी भी फार्माकोलॉजी को स्टडी करने के लिए, और ये जो होता है सबसे हाई यील्ड फोकस पॉइंट होता है फॉर योर एग्जाम, तो उसको हमें ध्यान रखना है आगे तक। नाउ डेफिनेशन ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, अब हमने डेफिनेशन समझ ली है, हम उसको डीप में समझेंगे। तो फार्माकोडायनामिक्स जो होता है वो स्टडी ऑफ बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूलर इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म, मतलब कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसका जो फिजियोलॉजिकल है वो बायोकेमिकल है, मॉलिक्यूलर इफेक्ट है वो कैसे बॉडी में हो रहा है, मतलब उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी में कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं। हाउ ड्रग बाइंड टू द ड्रग bind to the target, the relation between the drug concentration and effect, onset intensity and duration of drug action, and therapeutic and adverse toxic effect। मतलब बेसिकली ये चार पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे ड्रग बाइंड करती है,
कैसे रिलेशन कौन से रिलेशनशिप के थ्रू ड्रग कंसंट्रेशन और इफेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब onset intensity duration of drug action is also important and therapeutic and adverse effect is also important. Now drug receptor interaction. A receptor is a macromolecule. receptor क्या होता है? एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो कि बेसिकली बाइंड करता है किससे? ड्रग से, लिगेंड से और प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब बाइंडिंग जो होती है वो बेसिकली लॉक एंड की मॉडल पे रिलाई करती है। लॉक एंड की मॉडल क्या होता है? बेसिकली 3D फिट होता है, मतलब एक 3D मॉडल होता है जिसमें हम ड्रग और रिसेप्टर को बाइंड करके दिखाते हैं। मतलब बेसिकली अगर ये अगर है रिसेप्टर, ठीक है, इस पे जो होगी वो ड्रग जो होगी वो बाइंड करेगी। ये हो गई ड्रग हमारी। तो बेसिकली ये जो हो गया रिसेप्टर हो गया और ये जो हो गई ड्रग हो गई। अब बेसिकली ये जो लॉक हुआ है इसको बोलते हैं लॉक एंड की 3D मॉडल। और यही जो होता है वो रिसेप्टर और ड्रग का जो होता है रिलेशनशिप बाइंडिंग के लिए जरूरी होता है। अब एफिनिटी क्या होती है? बेसिकली एफिनिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग और रिसेप्टर बाइंडिंग। मतलब जितनी देर तक ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करेगी उतनी ज्यादा उसकी एफिनिटी होगी। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है? दिस इज आल्सो सेकंड कांसेप्ट व्हिच शोज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द रिस्पांस आफ्टर बाइंडिंग। मतलब इफ द ड्रग इज बाइंड, हाउ it produces the response, what is the mechanism of producing the response, and how the activity is shown, because the ability to produce a response after binding is an intrinsic activity. So the activity is also important because if the drug is bind to the receptor, how much time it take to bind, and मतलब इसकी एबिलिटी जो होगी वो रिस्पॉन्स देने की होगी, वो उसके बाइंडिंग पे इफेक्ट करेगी, बाइंडिंग पे डिपेंड करेगी। और इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है वो उसी को आइडेंटिफाई करती है। तो ड्रग जो होती है वो लिगेंड होता है और रिसेप्टर जो होता है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो देन कंफर्मेशन चेंज होता है और सिग्नल ट्रांजेक्शन होता है, जिसके बाद रिस्पॉन्स आता है। ओनली बाउंड ऑक्यूपाइड रिसेप्टर दैट आल्सो ट्रिगर्स अ कॉन्फर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। मेयर बाइंडिंग एफिनिटी विदाउट इंटरफेरेंस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एंटागोनिज्म। मतलब अगर ड्रग जो होगी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी तो वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। और उसके बाद वो कंफर्मेशन जो होता है, चेंज इन प्रोडक्शन रिस्पॉन्स, वो बेसिकली जो होता है वो एफिनिटी से ही हम पता करेंगे। विदाउट इंटरेस्टिक एक्टिविटी एंटागोनिज्म एक्शन जो होता है वो आइडेंटिफाई नहीं होता। अब बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होगा वो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब रिसेप्टर टाइप्स क्या होते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मतलब बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो है कि ये कितनी मेम्ब्रेन में डोमेन हो, उसकी कितनी मेम्ब्रेन होती है। तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का ये होता है विच इज एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर एंड बाय जी प्रोटीन और सेकंड मैसेंजर एक्ट करता है। तो CAMP एंड IP3 इसके सेकंड मैसेंजर्स होते हैं। स्लो ऑनसेट एक्शन होता है, मतलब सेकेंड्स में होता है। और इसका रिसेप्टर जो होता है वो बेसिकली मस्करैनिक और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं? मस्करैनिक और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। द सेकंड इज आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर जो होता है वो बेसिकली लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी इसको हम बोलते हैं। सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स होता है इसका, मतलब कितने में? मिली सेकेंड्स में। अब मिली सेकेंड्स में हो रहा है तो बेसिकली जो होगा सबसे फास्टेस्ट इसको हम मानते हैं। अब इसमें जो होते हैं वो एग्जांपल है निकोटेनिक मतलब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर और गाबा ए रिसेप्टर। नाउ थर्ड रिसेप्टर इज एंजाइम रिसेप्टर। एंजाइम बेसिकली जो होता है उसके नाम से समझ में आ रहा है कि एंजाइम से लिंक्ड वाला रिसेप्टर है। अब इसमें सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैन होता है विद इंटरेंसिंग एसोसिएटेड विद एंजाइम। मतलब बेसिकली ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन का जो होता है रिसेप्टर होता है, लेकिन बेसिक ये जो इसका जो एसोसिएशन होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है। मतलब कोई भी एंजाइम जो होगा उसके विदाउट एंजाइम ये जो शो एक्शन जो है रिसेप्टर जो है वो शो नहीं करेगा। तो कौन सा एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें? तो टायरोसिन काइनेज। कौन सा है? टायरोसिन काइनेज। ऑनसेट जो होता है वो उसका मिनट्स और आर में होता है। और इसका बेसिकली एग्जाम्पल जो होता है वो इंसुलिन रिसेप्टर जो होता है उसका एंजाइम रिसेप्टर का जो एग्जाम्पल होता है वो इंसुलिन रिसेप्टर होता है। Fourth is nuclear receptor. Nuclear receptor is intracellular receptor which is located in cytoplasm nucleus, regulate gene transcription, slowest onset होता है इसका, सबसे आवर्स में इसका टाइम लगता है। और ये बेसिकली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल है स्टेरॉइड थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। न्यूक्लियर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होता है उसका एग्जांपल क्या है? स्टेरॉइड और थायराइड
हार्मोन रिसेप्टर। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन? मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है? रिसेप्टर मीडिएट, अब कितने टाइप्स के भी मैकेनिज्म एक्शन होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, मतलब जो रिसेप्टर के जो मीडिएट करके, मतलब रिसेप्टर के थ्रू जो बाइंड करके जो ड्रग एक्शन होता है, उसको हम रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन बोलते हैं। मतलब इसमें कोई भी बीच में किसी की भी एसोसिएशन की नीड नहीं होती। बेसिकली ड्रग आएगा, बॉडी में जाएगा और रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ ड्रग जो होती है वो उसी इसी कंसेप्ट पे रिलाई करती है। अब इसमें एगोनिज्म भी होता है और एंटागोनिज्म भी होता है, बोथ होता है। लेकिन जो ये जो एक्शन होता है ये डायरेक्ट होता है। अब सेकंड जो होता है वो एंजाइम इनिबिशन एक्टिवेशन, मतलब अगर ड्रग गई रिसेप्टर से बाइंड हो भी गई, बट देयर इज नो एक्शन शोइंग बाय द ड्रग, which is because there is an association of enzyme, मतलब if there is no association of enzyme the drug will not show any action। तो एंजाइम इनिबिशन और एक्टिवेशन जो होता है वो एग्जांपल जो होता है उसका एस इनिबिटर का ब्लॉक। एस इनिबिटर जो होता है वो ब्लॉक करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, और एस्पिरिन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है क्या, कॉक्स एंजाइम को। कॉक्स एंजाइम जो होता है एस्पिरिन इनहिबिट कर देता है, और उससे जो है एंजियोटेंसिन जो होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता और अपने एक्शन शो नहीं कर पाता। तो एस इनहिबिटर जो होता है वो एंजाइम इनहिबिशन एक्टिवेशन का एग्जांपल होता है। नाउ थर्ड इज आयन चैनल मॉड्यूलेशन, मतलब ऐसे ऐसे ड्रग्स जो कि आयन चैनल मॉड्यूलेशन के थ्रू ही अपना एक्शन शो कर सकते हैं, वो है लोकल एनेस्थेटिक व्हिच ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। नाउ स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इट ब्लॉक्स द सोडियम चैनल। नाउ ट्रांसपोर्ट कैरियर इंटरेक्शन, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट कैरियर इंटरेक्शन, मतलब ऐसी ड्रग जिनको इंटरेक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कैरियर के थ्रू ही होता है, वो कौन कौन सी होती है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, मतलब ऐसी ड्रग जो कि अपनी एंटी साइकोटिक्स में आती हैं, और ये जो बेसिकली क्या करती हैं, सेरोटोनिन को रिएप्टेक को ट्रांसपोर्ट होने से इनहिबिट कर देती है। अब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सेरोटोनिन तो अपना एक्शन शो नहीं करेगा और हमें एंटी साइकोटिक एक्टिविटी शो हो जाती है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर कैरियर इंटरेक्शन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर ड्रग्स, और उसके बाद फिर हमारा एक्शन शो नहीं होता है। तो दिस इज द फोर्थ। फिफ्थ इज नॉन रिसेप्टर फिजियोकेमिकल एक्शन। अब एंटासिड जो होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। एंटासिड जो होते हैं वो नॉन रिसेप्टर फिजियोकेमिकल एक्शन वाला ड्रग्स होती हैं जो कि केमिकल न्यूट्रलाइजिंग का, मतलब उनके लिए कोई रिसेप्टर नहीं होता। वो उनका काम ही होता है केमिकल से जाके इंटरेक्ट करना, केमिकल को न्यूट्रलाइज करना और अपना एक्शन शो करना, जैसे एंटासिड होते हैं। एंटासिड क्या करते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, पीएच पीएच जो होता है वो अपने जो स्टमक में जो पीएच होता है, जो केमिकल होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसकी वजह से स्टमक का पीएच मेंटेन रहता है और हमें एक एंटासिड, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी शो होती है जिसमें हमारा क्या कहते हैं, जो ब्लोटिंग होती है और जो एसिड इंक्रीज होता है बॉडी में, जिससे हमें एलर्जी होता है वो इंक्रीजिंग होती है, एलर्जी होती है एंड इरिटेशन कॉज होती है। तो उसको एक्शन जो है एंटासिड उसको जो है न्यूट्रलाइज करके उसको रिलीफ देता है उसमें। अब ऑस्मोटिक लैक्सेटिव जो होता है वो भी इसी टाइप की ड्रग्स होती है, और जनरल एनेस्थेटिक भी बेसिकली जो ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं उनमें वर्क करती है। तो उसका जो एक्शन होता है वो भी केमिकली स्टिमुलेटेड होता है। नाउ व्हाट आर द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ड्रग्स। एगोनिस्ट ड्रग जो होती है वो फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब इसमें जो होती है एफिनिटी प्रेजेंट होती है, वन मैक्सिमल रिस्पॉन्स इंट्रिंसिक एक्टिविटी में शो होता है। मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली जो ड्रग में बाइंड करती है ड्रग, उसका रिस्पॉन्स चेक होता है। तो वन मैक्सिमल रिस्पॉन्स में फुल एगोनिस्ट ड्रग में शो होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज आल्सो अ ड्रग व्हिच इज यूज्ड, which is act on the receptor, so it shows the activity and it is the category of full agonist। now partial agonist जो होता है वो बेसिकली जो सब मैक्सिमल इंटरेस्ट एक्टिविटी शो करता है, विच इज लेस देन 0 और 1। एंड इसका एग्जांपल जो है वो बिप्रोनॉर्फिन और पिंडोलॉल है। दिस आर और बिप्रोनॉर्फिन एंड पिंडोलॉल दो बोथ आर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड इट आल्सो यूज्ड इन अदर कैटेगरीज ऑफ डिसीजेस। नाउ एंटागोनिस्ट जो होता है वो बेसिकली नो रिस्पॉन्स बिकॉज इट ब्लॉक्स द एगोनिस्ट एक्टिविटी। अब एंटागोनिस्ट में हमारे नेलोक्सोन और एट्रोपिन जो होती है वो करती है। एट्रोपिन एट्रोपिन जो होती है वो मस्करानिक एंटागोनिस्ट होती है।